पे होने चाहिए। टेस्ट देते समय बहुत धैर्य से दो, बहुत आराम से टेस्ट दो, जितना ज्यादा सही कर पाओ उतना ज्यादा सही करो, है ना। क्योंकि तुम्हें सुनने में मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये सब डीमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी वाली बात ये है बेटा कि टेस्ट में जो नंबर आएंगे, है ना, अगर मैं सही सही सवाल देखूं तो उसमें जो नंबर आएंगे आपके, उसी के लगभग मार्क्स आपके नीट में भी आएंगे। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला नीट में और टेस्ट में, है ना। जो आखिरी के दिनों के मार्क्स होते हैं, मतलब आखिरी के एक महीने, जैसे नीट के एक महीने पहले जो आपके मार्क्स आएंगे टेस्ट में, उतने ही मार्क्स आपके नीट में भी आएंगे। तो अभी जो समय है उसमें हमें यह इंप्रूव करना है कि कैसे करके हम अपने मार्क्स बढ़ाए अभी वाले टेस्ट में। तो बेटा अभी वाले टेस्ट में आपके कितने भी नंबर आ रहे हो, मैं नहीं पूछ रहा आपके भले ही मान के चलो बायो में 50 नंबर, फिजिक्स में 10 नंबर और केमिस्ट्री में 20 नंबर आ रहे हो, लेकिन जितने भी नंबर आ रहे हो उन सभी नंबरों में आपको यह कोशिश करनी है कि हर बार जो टेस्ट देंगे तो पिछली बार, है ना, ऐसा नहीं करना है हमें कि टेस्ट के पीछे पूरा हो जाना है, ऐसा नहीं करना है कि हम पूरा पेपर सॉल्व कर दें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा तो आप एक ही सब्जेक्ट करते रह जाओगे 90% टाइप्स, है ना। और ये बहुत बच्चों के साथ होता भी होगा क्या कि सर हम एक पेपर एक क्वेश्चन उठाया हमने और या एक सब्जेक्ट होगा, उसी में 2-2.5 घंटे लग गए, पता ही नहीं चला टाइम कब खत्म हो गया। तो ऐसा होता है बेटा, है ना। हाँ बेटा, लास्ट में मॉक टेस्ट भी, फुल सिलेबस टेस्ट भी करवाएंगे, चिंता मत करो। तो ऐसा होता है। तो अगर ऐसा आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो बेटा, तो उसके लिए इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करो। इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटा बायो करना है, 1 घंटा फिजिक्स करना है, 1 घंटा केमिस्ट्री करना है, ये बिल्कुल नहीं होता। इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या होता है, जो सवाल आपको पहले आते हैं उन्हें पहले करो फटाफट, ठीक है। अगर आप क्वेश्चनों के पीछे दौड़ के लगाओगे कि नहीं पहले तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं, हमें तो पहले वो क्वेश्चन करने हैं, तो आप कभी भी टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ा पाओगे, है ना। और ये जो समय है ये बहुत बहुत हाई टाइम है ना। मैंने पिछले अभी थोड़े दिन पहले दिसंबर जब शुरू हो रहा था तब भी ये बात बोली थी आपको। आज दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी आ चुका है। ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं बेटा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट निकालना है, तो अब अपनी मेहनत को जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, बढ़ा सकते हो, उतना बढ़ाओ। एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है या नहीं, तो बायोलॉजी में से सारे फैकल्टीज पिछले 5-7 सालों से मेरे साथ जितने लोगों ने पढ़ाया बोलते हैं बच्चों को एनसीईआरटी रीड करो, तो वो रीड करोगे। केमिस्ट्री में मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। फिजिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जिनकी मैं खुद बोल देता हूँ यार एनसीईआरटी रीड कर लो इसकी, है ना। या फिजिक्स में आपको अगर कंसेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, रिवीजन करना है, तो जहां चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर के पीछे एक समरी और एक पॉइंट्स टू काउंटर करके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, वो आप हर सब्जेक्ट के पढ़ सकते हो। पॉइंट्स टू काउंटर, है ना, ये दिए हुए रहते हैं। आप हर एक सब्जेक्ट्स में से प्लीज ये सारे पॉइंट्स पढ़ो ताकि आपके कंसेप्ट जो वे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा बेटा आप जब भी टेस्ट दो तो टेस्ट बिल्कुल धैर्य से दो। जो पहले क्वेश्चन आते हैं कोशिश करो कि मैं वही क्वेश्चन करूं सारे, है ना। हमें ऐसा लगता है, मन चंचल होता है कि नहीं ये तो मैंने आधा पढ़ा हुआ था, ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं। ऐसा मत सोचो, हो सकता है उस क्वेश्चन के पीछे दूसरे कंसेप्ट हो जो तुमने नहीं पढ़े या तुम्हें याद नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक कंसेप्ट्स पे बढ़िया तरीके से ध्यान दें, और जो भी क्वेश्चंस हो या जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी के जैसे पहले क्वेश्चंस टेस्ट में ढूंढो, उनको करो सॉल्व। अगर आप हर एक सब्जेक्ट में घुस कर रह जाओगे कि नहीं मुझे तो यही करना है, नहीं मुझे तो यही करना है, तो बहुत मुश्किल है ना। इतिहास गवाह है ना कि बहुत सारे बच्चे बायो ही करते रह जाते, केमिस्ट्री ही करते जाते या केवल फिजिक्स ही करते रह जाते पूरे पेपर में। और ये बात मुझे लगता है तुम लोगों ने अभी तक जितने टेस्ट दिए उनमें अनुभव जरूर कर ली होगी कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बायो में घुसे थे, है ना, 2 घंटे बाद बायो से बाहर आ रहे हैं, अब क्या कर लोगे 1 घंटे में। हम घुसे थे केमिस्ट्री में, 1.5 घंटे बाद केमिस्ट्री से बाहर आ रहे हैं, है ना। और 1.5 घंटे में भी हमने कुछ ऐसा बहुत तीर नहीं मारा है, हमने भी उसमें से 45 में से मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन करे हैं। तो बेटा वो 25 से 30 क्वेश्चन इसलिए हो गए क्योंकि आपको आते ही 25-30 थे, बाकी जो 20-25 नहीं आते थे आपने उसमें बहुत समय खराब कर दिया। आप उनके बीच जूझते रहे, उन्हीं को कैलकुलेशन करते रहे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहे, आपसे बना नहीं, आंसर नहीं मैच कर रहा था। और फिर आखिरी में आपने अपनी जिद पर अड़कर कि नहीं ये तो मुझे अब करना ही होगा, तो जय माता दी कर दिया। या जो भी आपका आंसर आ रहा था उससे मिलता जुलता जो भी आपको दिखा कि आपका आंसर आया, आपका आंसर आ रहा था पता नहीं कुछ अजीब सा 234.5 आ रहा था, है ना, 235.5 आ रहा था। ऑप्शन थे 200, 300 कुछ, 400 कुछ, तो आपको लगा अच्छा 200, जय माता दी। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता नीट में, है ना।
बहुत ज्यादा पीक समय आ गया है, जितना सीरियस हो सकते हो उतना ज्यादा सीरियस हो जाओ। हर एक टेस्ट दो, हर एक टेस्ट के बाद में एनालिसिस करो कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, किस लिए गलत हुआ, क्या ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता था, है ना। ऐसा नहीं करना है हमें, ये स्कूल के एग्जाम नहीं चल रहे हैं कि टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद में टेस्ट को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, तो आगे पार्ट पीछे सपाट होते जाएगा, नीट में सब कुछ आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं या जो टेस्ट दे दिए उनको भी एनालिसिस करना है। टेस्ट फिर से दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो वाला टॉपिक मैंने फिर से पढ़ा है, मुझे फिर से टेस्ट देना, वो पुराना वाला फिर से टेस्ट दो। टेस्ट को एनालिसिस करो कि आपने क्यों गलत किया था और किस लिए गलत हुआ था। आपको यह भी देखना होगा कि क्या ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो किस लिए गलत हुआ, है ना। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। हर एग्जाम, इतिहास गवाह है, हर एग्जाम देने के बाद में, आज से बचपन से पहली कक्षा, तीसरी या चौथी कक्षा मान लो तब से होश संभाला है, हर परीक्षा देने के बाद में 6 मई, 3 मई, 12 मई की परीक्षा देने के बाद में, हर साल खत्म होने के बाद में यही सोचते हो कि नहीं अगले साल से फिर से नया पढ़ेंगे और बढ़िया पढ़ेंगे, और क्या रिजल्ट आया, वहीं के वहीं हो आज भी। हर साल सोचते हैं आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख, कल से मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मुझे कल से बहुत बड़ा करना। अबे 1 तारीख के भरोसे क्यों जी रहे हो? दूसरों के भरोसे जियोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जब तक तुम में खुद में हौसला नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो कभी भी कोई मंजिल नहीं हासिल की जा सकती, और ना ही तुम्हारा संघर्ष, ना ही तुम्हारी मेहनत रंग ला सकती है। तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब मैं यहां खड़े होकर पढ़ाता हूं तो मुझे पता होता कि किस दिन मैं कहां तक सिलेबस खत्म कर दूंगा, ना मुझे पता है कि कब क्या कर दूंगा मैं, है ना। तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, नहीं हमने क्यों गलती करी, किस लिए गलती हुई, और 100% अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। आज से अगर पिछले 6 महीने में जितने टेस्ट दिए थे तुमने, अगर वो सारे 6 महीने में जो टेस्ट है, अगर वो सारे 6 महीने के जो टेस्ट है उनमें अगर आपने हर एक टेस्ट में 20 से 30 नंबर बढ़ाए होते, 20 से 30 नंबर बढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन सही करने से, बस, जो पिछली बार गलत हुए थे। तो अगर 2 क्वेश्चन और ज्यादा आपको करना है या 2 क्वेश्चन और ज्यादा कर सकते हो तो आपके 20-20 नंबर बड़े होते, और आज अगर आपके आज से 6 महीने पहले 300 नंबर आ रहे होते तो आज 500 प्लस नंबर होते आपके नीट हर एक टेस्ट में। क्यों नहीं हुआ आज तक? क्यों? क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में बातें बोली थी वो तुमने ज्यादा सीरियसली ली नहीं। आई बात समझ में, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ। 3-4 महीने में तुम नहीं करते हुए भी हर महीने, अभी तो स्टार्टिंग में तो 2-2, 3-3 टेस्ट ही हो रहे हैं हर महीने, बाद में टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, इंप्रूव कर सकते हो, है ना। तो सारा इंप्रूवमेंट का खेल डिपेंड करता है तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, तुम्हारी मेहनत पे, और तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है, हर हाल में मुझे करना है, चाहे जो हो जाए, मुझे नंबर लाने हैं, मुझे नीट निकालनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। जब तक ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से नहीं आएगा तब तक इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। चाहे लाख हाथ पैर जोड़ लो, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। जो आज तक हुआ है वो खुद की विचारधारा, खुद के प्रयास से ही हुआ है ना। और जब नीट का रिजल्ट आता है ना, तुम्हें बताता हूं मैं, ईमानदारी वाली बात है ना, पिछले साल जो नीट के क्वालिफाइड बच्चे हैं उनसे मेरे 1-2-3 दिन पहले बात कर ली थी, ऐसे एक का फोन आया था, है ना। फिर मैं सोचा 1-2 बच्चों को मैं भी कॉल कर लेता हूं। किनको कॉल किया मैंने और किनका मेरे पास फोन आया? जिनकी नीट में पिछली साल रैंक आई थी, है ना, जिनके पिछली बार नंबर आए थे, ना। जैसे ये थोड़ी ही दिन में आप एक विशु, नंदनी, ये 2-3 बच्चे हैं जिनका नाम आप जल्दी ही डाउटनेट के आप पे भी शायद देख पाओगे। तो ये क्यों बात हुई इनसे, या क्यों इनने मुझसे बात करी? नंबर आए थे नीट में इनके, मेहनत करी थी इनने 2 साल 3 साल, नंबर आए थे, इन्होंने नीट क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने मेहनत करी, इनके नंबर आए, आज सेल्फ कॉन्फिडेंट है। इनके साथ में, इनके बैच में और हजारों बच्चे थे, और बहुत सारे बच्चे थे, वो आज भी सोचते हैं कि सर से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे। क्लियर है बात, है ना। आने वाले समय में कोई किसी का नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त जो है ना, अब इन्हीं बच्चों की बात मैं बता दूं तो ये बच्चे मुझे बोलते कि सर अब हमारे दोस्त तो सारे खत्म हो गए, क्यों? कोचिंग में, स्कूल में जो दोस्त थे उनमें से बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं हुआ,
है ना। और जिन्होंने दूसरे दोस्त थे तो सर वो मैथ्स वैथ्स वाले थे, वो सब चले गए, उनका कॉलेजेस खुलने वाले, उनकी काउंसलिंग हो गई है। अब घर पर बैठे हुए अकेले, है ना, खुद के कॉलेज का खुलने का इंतजार, अगली जंग की या अगली नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मजे मार रहे घर पर बैठ के, है ना। रोज मूवी मूवी मूवी, टीवी, पिक्चर, यही चलता रहता दिन भर घर पर, है ना। कोई रोकने वाला कहीं नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। क्यों? ये आजादी उन्हें मिली, क्यों? क्योंकि मेहनत करी थी यार, है ना। तो मेहनत के बगैर कोई कुछ नहीं मिलता। जो बातें बता रहा हूं उनको बहुत ध्यान से बढ़िया तरीके से करो तो ही बात बनेगी। क्लियर है बेटा?